हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे। राइट, एब्सोल्युटली, यस सर। सो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको सीए डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। एज अ सीए एस्पिरेंट मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि बच्चों बहुत 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 मेहनत करो, बहुत जल्दी जल्दी सीए बनो, क्योंकि फिर उसके बाद आपकी जिंदगी में आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रॉक करना है। राइट, यस सर। So guys, without any delay, let's rock with today's session. Let us continue with a beautiful journey of Caro 2020. Yes sir. चलिए, so दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे अबाउट कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग पढ़ रहे थे सर, बहुत मजा आ रहा था। सो एक बार फटाफट अभी तक कारो में हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एंड वो रिवीजन होने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बचे हुए क्लॉजेस को फिनिश कर देंगे, और जितना भी अपना ये समरी लिखने का बचा हुआ था उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। यस सर। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अबाउट सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11। इस सेक्शन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है एक ऑर्डर पास करने की, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। दोस्तों, ये ऑर्डर किसे किसे एप्लीकेबल है? तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज एक्सेप्ट, मेमोरी टेक्निक क्या दिया था इसका? वन पर्सन गॉट हिज सैमसंग S8 इंश्योर्ड फ्रॉम अ प्राइवेट बैंक। यस सर। तो इसका आंसर क्या है? वन पर्सन मतलब वन पर्सन कंपनी, सैमसंग इज अ स्मॉल कंपनी, S8 सेक्शन 8 कंपनी, इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड बैंक मतलब बैंकिंग कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो उसके रिलेटेड क्या कहते हैं हम लोग? तो बॉस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। वो कंडीशंस क्या है सर? सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम लोग बात करते हैं कि दैट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग द होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैविंग, नंबर वन क्या कहते हैं? paid up share capital and reserves and surplus not exceeding 1 crore, total borrowings from banks or financial institutions not exceeding 1 crore, and total revenue as disclosed in schedule 3 not exceeding what? 10 crores। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जब ये कंडीशन सारे सारे फुलफिल हो जाएंगे तभी आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कारो से एग्जेम्पशन मिलेगा। एक भी कंडीशन अगर ब्रीच हो गई दोस्तों तो आप समझ लीजिएगा उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, वेरी वेल सर। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि ओके, अगर कंपनी को कारो एप्लीकेबल हो गया है तो व्हाट नेक्स्ट? तो दोस्तों, इसके में हम लोग क्या कहते हैं कि मैटर्स के ऊपर अपने को रिपोर्टिंग करना है। सो काफी आगे आ चुके थे, बहुत सारे मैटर्स के बारे में भी हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था। तो दोस्तों, वो कौन से मैटर्स थे? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। सेकंड अपन बात करते हैं इन्वेंट्री। थर्ड अपन बात करते हैं लोन्स। फोर्थ अपन बात करते हैं लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड गारंटीज। फाइव अपन बात करते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। सिक्स अपन बात करते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स। सेवन अपन चर्चा करते हैं अबाउट स्टैट्यूटरी ड्यूज। एट अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? रीपेमेंट ऑफ लोन्स। नाइन अपन बात करते हैं अबाउट अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। 10 के बारे में अपन बात करते हैं अबाउट क्या कहते हैं उसको? 10th के बारे में आईपीओ, एफपीओ, डेट फाइनेंस के बारे में। फिर उसके बाद अपन चर्चा करते हैं अबाउट फ्रॉड, निधि कंपनी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड इंटरनल ऑडिटर। इसके बारे में हम लोग ने बातचीत कर ली थी। यहां से अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेट्स रॉक गाइस। यहां से आगे इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं। JKLMNO ओ ओ ओ ओ ओ। चलो, सो ओ वाले पॉइंट पे आते हैं, एंड अब बात करते हैं अबाउट व्हाट? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। सो यहां पे अभी हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर कुछ है, वो बातें अपने को रिपोर्ट करनी है। ठीक है, चलो एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। सो बॉस, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स की बातचीत करेंगे अभी। क्या कहता है 15th पॉइंट पे? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स। कानून पहले खोल लेता हूं मैं, बराबर। कानून को हाथों में ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे एक सेक्शन अपने को पढ़ना है। वेदर द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स और पर्संस कनेक्टेड विथ हिम
and if so the provisions of section 9192 of the Companies Act have been complied with or not. तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस में सेक्शन नंबर 192 कंप्लायंस विथ व्हाट, सिंपल सी बात है, कंप्लायंस विथ व्हाट, कंप्लायंस विथ व्हाट, कंप्लायंस विथ 192। अब आप ये पूछेंगे कि सर व्हाट इज दिस सेक्शन नंबर 192, आई न्यू इट। इसीलिए अब मैंने यहां पे स्ट्रेट वे कानून को हाथ में ले लिया और यहां पे अपन बात करते हैं अबाउट सेक्शन नंबर 192 की। क्या कहता है सेक्शन नंबर 192? आइए, रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, सेक्शन नंबर 192 की बातचीत हो रही है यहां पे। नो कंपनी shall enter into an arrangement by which the director of a company, holding company, subsidiary company, associate company or person connected with him acquires, क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है, acquire or is to acquire assets for consideration other than cash from the company। मतलब आप समझिए बात को, क्या कहता है यहां पे कि अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी कैन नॉट एक्वायर द एसेट्स ऑफ द कंपनी फॉर कंसिडरेशंस अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या कहता है यहां पे, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर ये क्या है, मतलब आप समझे नहीं। आप समझिए नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मान लो फॉर एग्जांपल आई एम अ डायरेक्टर ऑफ स्वप्निल पटनी क्लासेस एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग, मैं जाके स्वप्निल सर को बोलता हूं कि देखो यार आई एम प्रोवाइडिंग माय प्रोफेशनल सर्विसेज टू दिस एकेडमी, सो इन एक्सचेंज ऑफ दैट व्हाट आई वांट इज कि जो वो क्लासरूम नंबर 4 है ना, आप वो मेरे को दे दो। सो आप मुझे क्लासरूम नंबर 4 दो, उसके बदले में मैं आपको अपनी सर्विसेज देता हूं। तो आप समझिए देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन हैविंग सच नॉन कैश ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स। तो आई कैन नॉट एक्वायर एनी एसेट्स ऑफ द कंपनी फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। आई बात समझ में आपको, आई बात समझ में आपको? यस सर। अदर वे राउंड भी क्या कहता है, अदर वे राउंड भी, अ कंपनी कैन ऑल्सो, फोकस करना, अ कंपनी acquire or is to acquire for consideration other than cash from such a director or a person so connected। मतलब आप समझिए, मान लो मेरे पास कोई एक स्टूडियो है, आई हैव अ स्टूडियो एंड स्वप्निल सर मेरे को बोलते हैं कि एसपीसी वांट्स टू एक्वायर हर्षद योर स्टूडियो, इन कनेक्शन विद दैट वी विल गिव यू समथिंग फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बात एकदम सिंपल है भाई, बात एकदम सिंपल है ना, मैं ना कंपनी, मतलब कंपनी का डायरेक्टर मेरे से कोई, कंपनी का डायरेक्टर कंपनी से कोई एसेट एक्वायर नहीं कर सकता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ना कंपनी डायरेक्टर से कोई एसेट्स को एक्वायर कर सकती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आई बात समझ में, इतना क्लियर है एकदम। बट इसमें क्या कहता है, फिर यहां पे कंडीशंस आ जाती है, अनलेस प्रायर अप्रूवल फॉर सच अरेंजमेंट इज अकॉर्डेड बाय द रेजोल्यूशन, बराबर, unless such approval is accorded by the resolution of the company in general meeting, and if the director is approval under this is required by passing a resolution of the holding company। ऐसा मतलब आप समझिए, अगर आपको करना है तो आपको रेजोल्यूशन, इसके कंडीशंस दिए गए हैं कि आपको यहां पे, आप देख रहे हो यहां पे कि आपको यहां पे क्या करना है, आपको कंडीशन दिए गए हैं, आपने उन कंडीशंस को क्या करना है, उन कंडीशंस को आपने फुलफिल करना है। सो अपने को यहां पे कारों में बस यही रिपोर्ट करना है कि बॉस अगर कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टर के साथ यदि हुआ है तो बॉस क्या आपने सेक्शन नंबर 192 का कंप्लायंस किया या नहीं किया। इज इट इजी, इजी है क्या एकदम? यस सर। सो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स एटसेट्रा, अगर आप नॉन कैश ट्रांजैक्शंस इसका मतलब समझ गए हो तो अपन क्या कहते हैं यहां पे, कंपनी का कोई भी डायरेक्टर ये कंपनी से कोई एसेट्स को एक्वायर नहीं कर सकता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।
या तो कंपनी जो है, ये कंपनी जो है, या तो क्या कहते हैं, और जो कंपनी है, बराबर के नहीं, कंपनी इससे कुछ एसेट्स को एक्वायर नहीं कर सकती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आई बात समझ में? तो ना मैं कंपनी को कोई दे सकता हूं, ना कंपनी मेरे से कुछ ले सकती है, ना मैं कंपनी से ले सकता हूं। ईदर वेज इट कैन नॉट बी डन। सब्जेक्ट टू क्या है बॉस? रेजोल्यूशन पास करना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट इज नॉन कैश ट्रांजैक्शंस में डायरेक्टर्स। इसको अपने को रिपोर्ट करना है कि क्या सेक्शन 192 का कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ। बच्चा लोग कुछ क्वेरी इसके अंदर, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी इन नॉन कैश ट्रांजैक्शन, एनसीटी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, कोई क्वेरी है, कुछ भी डिफिकल्टी है, प्लीज आस्क मी, लेट मी नो। इफ एनी क्वेरी डिस्कस करते हैं उसको, और अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, ओके, चलो। सो अब बात करते हैं अबाउट व्हाट? एनबीएफसी की। एनबीएफसी की बात करते हैं। आप सबको पता है एनबीएफसी को कारो एप्लीकेबल है। एनबीएफसी मतलब क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एनबीएफसी मतलब क्या कहते हैं बच्चा? एनबीएफसी मतलब अपन बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब बैंकिंग कंपनीज को, इसीलिए पहले आपको एक डिस्कशन कराया था मैंने आपसे, और अपन ने क्या बोला था? बैंकिंग कंपनीज को कारो एप्लीकेबल नहीं है, बट एनबीएफसी को कारो एप्लीकेबल है। ऐसा डिस्कशन हुआ था अपना, देखो सही है ना एकदम? यस सर, एब्सोल्युटली यस सर। तो आप समझिए बात को, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उन्हें कारो एप्लीकेबल है, तो एनबीएफसी के ऑडिटर्स को भी कुछ रिपोर्टिंग करनी है यहां पे। तो वो क्या है, आइए देखते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना। जब अपन बात करते हैं ना एनबीएफसी की, सर पहले तो मुझे एक बात बताओ सर, ये एनबीएफसी होते क्या है? अपन पहले उसकी चर्चा करते हैं। सर ये एनबीएफसी होता क्या है सर? ये एनबीएफसी, तो मैं आपको बताता हूं। एनबीएफसी जैसे आप देख पा रहे हो यहां पे स्क्रीन में, आप देख पा रहे हो यहां पे मुथूट फाइनेंस, देख पा रहे हो आप मुथूट फाइनेंस, ये बॉस एक एनबीएफसी है। यहां पे नीचे आप देख रहे हो बजाज फिनसर्व, ये ओप्पो वीवो सैमसंग एनबीएफसी नहीं है। नीचे देखो वो बजाज फिनसर्व आपको दिख रहा है क्या? तो वो एनबीएफसी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे टाटा कैपिटल, टाटा कैपिटल इज व्हाट? एन एनबीएफसी। क्या बात करें सर? सर ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। यस। श्रीराम कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस, इट इज व्हाट? एन एनबीएफसी। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एल&टी इंफ्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, रिलायंस कैपिटल, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है आप समझिए ये भी क्या है? एनबीएफसी है। टाटा इक्विपमेंट फाइनेंस इज व्हाट? एनबीएफसी। ऐसे द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। ये इतने सारे एनबीएफसीज है, ये सारे कंपनीज जो है इन्हें हम लोग कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनको क्या बोलते हैं अपन बॉस? इनको अपन बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। बात पहुंची आप तक? यस सर, बात समझ में आ गई सर, बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। अब यहां पे आप समझिए क्या लिखा हुआ है। हर एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन की बात होती है, मतलब अगर आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का बिजनेस करना है तो यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45IA ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सो हर एनबीएफसी को सेक्शन 45IA के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बट आप समझिए यहां पे क्या लिखता है, वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। रिक्वायर्ड टू मतलब सर अगर आपकी कंपनी एनबीएफसी है, मतलब फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेना है नहीं लेना है? सर समझ में नहीं आया। तो आप समझिए जैसे अगर अपन बात करते हैं ना वेंचर कैपिटल फंड्स, वेंचर कैपिटल जो स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं ना, वेंचर कैपिटल कंपनी, ये एक एनबीएफसी है। ठीक है ना? फिर उसके बाद मर्चेंट बैंकिंग कंपनी जो अंडरराइटिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, ये भी एक क्या है? एनबीएफसी है, बराबर के नहीं? फिर उसके बाद स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, ये भी क्या है? ये भी एनबीएफसी है।
बट आप समझिए इनको सेक्शन 45I में, ये सिर्फ एक इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपको। म्यूचुअल फंड कैसे एनबीएफसी? म्यूचुअल फंड इज अ एनबीएफसी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज बोलते हैं उसको। दे आर एनबीएफसी, दे आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज शिवम। तो ये सारे एक एग्जांपल्स है। ये क्या है? एनबीएफसीज है। अब ये एनबीएफसीज है ना, दे आर व्हाट आप समझिए, एक एग्जांपल से ये लिस्ट है। दे आर रेगुलेटेड बाय हुम? सर दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी। इनको रजिस्ट्रेशन किसके पास कराना पड़ता है? तो सर दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद हुम? सेबी। तो इसीलिए इनको यहां पे अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है बॉस। इनको इधर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में आपको? ऐसे ये एग्जांपल्स है। जैसे अगर आप देखोगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, और एग्जांपल है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, दे आर गवर्न बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। तो उनको आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बात समझने की कोशिश करो, सारे एनबीएफसी को, वो एनबीएफसी है बट सारे एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब जो एनबीएफसीज है, जैसे कि अभी अपन देखते हैं मुथूट फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो कंपनीज है ना बॉस, आप समझिए बात को, ये जो कंपनीज है जिन्हें रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन लेने का अंडर सेक्शन 45IA, क्या बॉस उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन लिया कि नहीं लिया, अपने को वो रिपोर्ट करने का। मतलब आप समझिए, उस लाइन की गहराई में आप जाइए कि वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड। मैं कहां पे फोकस कर रहा हूं? उस रिक्वायर्ड, उस वर्ड पे। सारे एनबीएफसी को कंपलसरी नहीं है, बराबर। ये एनबीएफसी जो बात कर रहे हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। बट जिन्हें जरूरी है, आप जिस एनबीएफसी का ऑडिट कर रहे हो और जिन्हें सेक्शन 45IA के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, बॉस क्या उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया या नहीं लिया, ये अपने को देखना है। सो यहां पे पॉइंट नंबर 1 क्या कहते हैं? रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, क्या आपने रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई किया कि नहीं किया 45IA के अंतर्गत, ये आपको रिपोर्ट करना है। आई बात समझ में आपको? यस। फिर उसके बाद अपन क्या कहते हैं बॉस, आपको रजिस्ट्रेशन लेना था। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है? वेदर द कंपनी हैज कंडक्टेड एनी एनबीए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज without a valid certificate of registration from the Reserve Bank of India as per the Reserve Bank of India Act. So have you conducted, आपने रजिस्ट्रेशन लेना है। बट सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? conducted activities of NBFC, conducted activities without certificate of registration। भाई तुमको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना था, आपने चेक करना है कि वो आपने लिया कि नहीं लिया। और अगर आपने नहीं लिया है और फिर भी आप एनबीएफसी के या हाउसिंग फाइनेंस के एक्टिविटीज आप कर रहे हो, बॉस हेलो, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? बिल्कुल सर, समझा सर, इजी है। सो यहां पे आपको कहना है कि आपने ऑब्टेन करना है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और यहां पे विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने एक्टिविटी को किया है या नहीं किया है, आपको वो रिपोर्ट करना है। विदाउट सर्टिफिकेशन आपने एक्टिविटीज करे हैं क्या, उसको आपने रिपोर्ट कर देना है। एकदम बढ़िया सर, कोई टेंशन नहीं है। सो यहां पे अपन क्या लिखते हैं? आपको ऑब्टेन करना है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने एक्टिविटीज कंडक्ट करी है क्या नहीं, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि वेदर द कंपनी हैज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, CIC। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब क्या? उसके 90% जो फंड्स होते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट करता है कंपनीज के इक्विटी में। आप समझिए बात को, मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी CIC कंपनीज कौन सी होती है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो बॉस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती है जो उसका 90% ऑफ जो एसेट्स है वो इन्वेस्टमेंट, 90% वो एसेट्स है वो इन्वेस्टमेंट करती है इनटू व्हाट द इक्विटी ऑफ द कंपनी। आई बात समझ में आपको? तो उनके लिए वो क्राइटेरिया वही है कि आपने 90% इक्विटी या आपने कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, इस सिक्योरिटीज में आपने पैसा आपने लगाना चाहिए। तो यहां पे जब वो CIC है
तो क्या वो कंटिन्यू करते हैं क्या टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ सीआईसी, बराबर के नहीं। एंड इन द केस द कंपनी इज एन एग्जेम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड सीआईसी, वेदर इट इज कंटिन्यूज टू फुलफिल द क्राइटेरिया। मतलब आपको क्या देखना है, सिंपल सी बात है, सीआईसी जो कंपनीज है वो क्राइटेरिया फुलफिल करती है कि नहीं, फुलफिल द क्राइटेरिया, ये आपको देखना है, बस खत्म हो गई बात। ऐसे अगर आप जाओगे ना, आप देखोगे आरबीआई के वेबसाइट पे, आप गूगल पे जाओ, आप सर्च करो एनबीएफसी एफ ए क्यू आरबीआई, ऐसा सर्च करने का आप, बराबर। तो आपको यहां पे डायरेक्टली वो वेबसाइट पे लेके जाएगा और आपको दिखेगा यहां पे अबाउट बहुत सारे एनबीएफसी के जो क्वेश्चंस है आपको। सो देखो, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो वो कहता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, कैसे रजिस्ट्रेशन करने का है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज कौन सी होती है, बराबर, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंपनीज। तो आपको यहां पे दिखेगा, देखो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी दिख रहा है आपको, देखो फिफ्थ पॉइंट देखो यहां पे, कैन यू सी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये वाला फिफ्थ वाला पॉइंट देखो देखो देखो, CICNDSI दिख रहा है आपको, यस सर। So it is an NBFC carrying on the business of acquisition of shares and securities. It holds not less than 90% of the total assets in the form of investment in equity shares, preference shares, debt or loans in the group. Its investment in the equity shares, बराबर के नहीं, including instruments compulsory convertible into equity in group companies constitute not less than 60%. तो group companies में उसने 60% डालना चाहिए, मतलब ऐसा उसने 90% इक्विटी में डालना चाहिए। 90% इक्विटी में डाल रहे ठीक है, बट उस 90% में से 60% ग्रुप कंपनीज के इक्विटी में डालना चाहिए। टाटा का ग्रुप, रिलायंस का ग्रुप, बराबर के नहीं, अदानी ग्रुप, मतलब उस ग्रुप में 60% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ऐसे आप समझिए इनका क्राइटेरिया दिया है, एसेट साइज इतना है, पब्लिक फंड्स ले सकते हैं। तो ऐसे आपको ये फिफ्थ पॉइंट में ABCDEF दिख रहा है ना आपको पॉइंट्स, यस सर। तो अपने को यही चेक करने का है। देखो मैं आपको बहुत मतलब सिर्फ रीड करके खत्म नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कहां कहां अलग अलग सोर्सेस पे आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मैं चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। फोकस करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, कभी कभी एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं तो यू विल गेट कंफ्यूज। तो वैसा नहीं होना चाहिए कि सर ये एग्जाम में आएगा क्या अपने को, सर ये ऐसा नहीं भाई, अपने को सिर्फ ये चेक करने का है, बराबर के नहीं। कभी कभी क्या होगा एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा कि इट इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड 80% इज इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी, 50% इज ओनली इन्वेस्टेड इनटू व्हाट ग्रुप कंपनीज। तो आपको रिपोर्ट करना है उसमें, एंड आप हैंग हो जाओगे कि यार ये 80% या 50% मेरे को नहीं मालूम। तो आपको पता होना चाहिए कि उनका क्राइटेरिया में क्या आता है, इसीलिए बता रहा हूं कि 90% वो इक्विटी में डालता है, उस 90% में का 60% ग्रुप में डालना चाहिए, कंपलसरी कन्वर्टेबल में होना चाहिए, वो वैसे वो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो अपने को बस रिपोर्ट करना है कि अगर ये एनबीएफसी और इसका एसेट साइज कितना होना चाहिए, 100 करोड़ का एसेट साइज होना चाहिए इसका। तो आप समझिए इतना, मतलब इसका एसेट साइज इतना कम से कम होना चाहिए, मिनिमम एसेट साइज इज 100 करोड़। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। तो कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए आपको, है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो क्या कहते हैं, वेदर कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एज डिफाइंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, और अगर ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है बॉस, तो क्या उन्होंने उनका जो क्राइटेरिया है ना, इनका ये जो क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है ना उनके लिए बॉस, क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल करते रहते हैं कि नहीं करते रहते हैं, अपने को बस वो देखने का है। आई बात समझ में आपको, एक बॉस क्लियर है ना एकदम। कुछ क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा मेरे को, एंड इफ नो क्वेरी देन वी गो अहेड एंड रीड द फोर्थ पॉइंट। तो एनबीएफसी से रिलेटेड क्या बोला, एनबीएफसी से रिलेटेड क्या बोला कि भाई जिस कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, उन्होंने 45IA में रजिस्ट्रेशन लिया क्या। जो एनबीएफसी जिनको रजिस्ट्रेशन लेना है विदाउट वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या उन्होंने धंधा शुरू किया है क्या अपना, वो रिपोर्ट करना है आपको। थर्ड, अगर ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है बॉस, तो क्या उन्होंने उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया या नहीं किया, वो आपको रिपोर्ट करना है। बात एकदम सिंपल है, ठीक है ना। फिर उसके बाद चलिए चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट, whether the group has more than one CIC as a part of the group, if yes indicate, बराबर के नहीं। सो ग्रुप में, आपकी ग्रुप कंपनीज में मोर देन वन सीआईसी, मोर देन वन सीआईसी, मोर देन वन सीआईसी आपको रिपोर्ट करना है, बराबर के नहीं।
If in point a company is not required to take registration under RBI, that also is to be reported. नहीं, फिर वो रिपोर्ट क्यों करेंगे ना? आपको एनबीएफसी के बारे में बोलना है कि जिसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी था उसने रजिस्ट्रेशन लिया क्या? जिसको जरूरी नहीं है उसके बारे में आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, और अगर कर भी दोगे तो भी कोई हार्म नहीं है ना राघव? परफेक्ट है। सो यहां पे आपको ये 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट रह गया आपका, वो सर आपने लिखा नहीं है। यस, आई राइट इट डाउन। ठीक है, CIC whether it fulfills the criteria, fulfills the criteria, ये आपको रिपोर्ट करना है। ओके, डन। सो ये बात हो गई अपनी एनबीएफसी के बारे में, एकदम सिंपल सी बात है। वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट बात करते हैं। अभी सारे पॉइंट्स को देखो, इतने से ही पॉइंट्स है, 21 पॉइंट्स है, तो इन 21 पॉइंट्स को पहले वाइंड अप करते हैं, फिर अपन पूरा पूरा इसको एक बार फिर से फिर अपन रिकॉल करेंगे। फिर आज एक नया तरीका है, आज एक नया तरीका है आपको इसको सारे पॉइंट्स को याद करवाने का। ठीक है, ऐसे नीचे नीचे लिख दो, अभी लिख दो सर, क्या ही है उसमें। एक काम करता हूं, ऐसे लिखता हूं, इधर से लाइन मारता हूं, LMNOP, तो जगह मिल जाएगी तो मस्त हो जाएगा। ओके, सो अब आप समझिए बात को, अब आप समझिए नेक्स्ट पॉइंट क्यू। एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट प्लीज। अब बात कर रहे हैं लॉसेस की। अब क्यू वाले पॉइंट में अपन बात कर रहे हैं लॉसेस की। अब क्या कहता है लॉसेस की? वेदर कंपनी हैज इनकर्ड कैश लॉसेस in the financial year and immediately in the financial year and in the immediately preceding financial year, if so state the amount of cash losses. तो अब ये जो लॉसेस है वो किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे? ये लॉसेस किसकी बात करते हैं? कैश लॉसेस की बात करते हैं। और ये कब रिपोर्ट करने का अपने को कैश लॉसेस? ये अपने को इन द करंट ईयर एंड immediately प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आप समझिए बात को। और अगर कैश लॉसेस है तो आपको कैश लॉसेस का आपको क्या बताना है? आपको तो आपको कैश लॉसेस का आपको अमाउंट बताना है। अब मुझे आप एक बात बताइए, कैश लॉसेस को अगर अपन कहे, व्हाट इज कैश लॉसेस रे? मतलब डेप्रिसिएशन को माइनस करने के पहले अगर आपको लॉस है तो उसको अपन क्या कहेंगे? कैश लॉस। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर ना, समझ रहे बात को? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। सो डेप्रिसिएशन को डेबिट करने के पहले, डेप्रिसिएशन को माइनस करने के पहले अगर आपको लॉस है तो उस लॉस को अपन क्या कहते हैं? कैश लॉस। और अगर आपको कैश लॉस है बॉस, अगर आपको कैश लॉस है तो आप समझिए बात को, एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपको कैश लॉस है तो उस घड़ी उस समय आपको रिपोर्ट करना, और वो भी कब? करंट पीरियड में या प्रीवियस पीरियड में आपको उसको रिपोर्ट करना है। आई बात समझ में आपको? यस, वेरी गुड। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज द ऑडिटर। ठीक है, लॉसेस होने के बाद अपन बात करते हैं PQR, बात करते हैं अबाउट व्हाट? ऑडिटर। अब किसकी बारी है? अब ऑडिटर की बारी है। सो ऑडिटर की जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं? वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, and if so whether auditor has taken into consideration the issues, objections or concerns raised by the outgoing auditors. अब यहां पे आप समझिए, ऑडिटर की जब बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है यहां पे कि बॉस यहां पे किसी ऑडिटर का रेजिग्नेशन हुआ है क्या? पॉइंट नंबर 1 आपको देखना है। अब पॉइंट नंबर 1 रेजिग्नेशन हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उस ऑडिटर के जगह न्यू ऑडिटर आएगा।
बराबर है, उस ऑडिटर के जगह न्यू ऑडिटर आएगा। अब वो जो न्यू ऑडिटर आया है दोस्तों, अब वो जो न्यू ऑडिटर आया है, न्यू ऑडिटर जो आया है, आप समझिए बात को। तो न्यू ऑडिटर ने ही शुड व्हाट, जो न्यू ऑडिटर है ना, यहां पे ऐसे ध्यान से देखना सुनना, ये जो न्यू ऑडिटर है, दिस न्यू ऑडिटर शुड कंसीडर the concerns of whom, should consider the concerns of whom, the outgoing auditor। आप समझिए बात को। देखो, अगर ऑडिटर साहब ने यहां पे रेजिग्नेशन दिया है, अगर ऑडिटर साहब ने रेजिग्नेशन दिया है, ठीक है, दो, कोई टेंशन नहीं है। एंड आपको पता है इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू फाइल व्हाट द फैक्ट्स एंड अदर रीजंस कॉजिंग रेजिग्नेशन, वो उसने कंपनी आरओसी, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनी आरओसी एंड सीएनडीजी उनको देना है। बट यहां पे क्या बात हो रही है, आप समझिए बात को। यहां पे आप समझिए कि यहां पे अपन क्या फोकस कर रहे हैं, यहां पे अपन क्या फोकस कर रहे हैं, एकदम सिंपल सी बात है, एकदम मस्त फोकस करने का आपने। अपन किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, तो यहां पे अपन देख रहे हैं कि अगर ऑडिटर साहब ने रेजिग्नेशन दिया है, अगर ऑडिटर साहब ने रेजिग्नेशन दिया है तो देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें अपन क्या फोकस कर रहे हैं कि ये जो आउटगोइंग ऑडिटर है जिसने रेजिग्नेशन दिया है, क्या इसके कंसर्न्स इस न्यू ऑडिटर ने कंसीडर किए हैं क्या नहीं किए। क्योंकि रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, कंसर्न्स क्या क्या हो सकते हैं, कि यहां पे आप समझिए ऑडिटर के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर हो सकता है, अनड्यू प्रेशर हो सकता है, बराबर। कंपनी इज डूइंग व्हाट, फ्रॉड कर रही है कंपनी, बराबर। फिर उसके बाद लैक ऑफ नो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग, बराबर, नो इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बराबर। नो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, या तो फीस नॉट पेड, कुछ भी हो सकता है, उसकी फीस नहीं पे करी, इसके लिए उसने रेजिग्नेशन कर दिया। सो कुछ भी कंसर्न हो सकता है भाई, कुछ भी कंसर्न हो सकता है। और आप समझिए बात को कि अगर ये आउटगोइंग ऑडिटर के साथ अगर उन्होंने वैसा किया है, तो भाई जो न्यू इनकमिंग ऑडिटर है उसके साथ भी तो वो कंपनी वैसा कर सकती है ना। आखिर आप भी तो सीए हो, वो भी सीए, उसके साथ वैसा सुलूक किया तो आपके साथ भी तो वैसा कर ही सकते हैं ना। तो इसीलिए हमें यहां पे चेक करना है कि क्या इस आउटगोइंग ऑडिटर के कंसर्न्स को मद्देनजर रखा हुआ है क्या इनकमिंग ऑडिटर ने। और आप समझिए, दिस इज नॉट ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रोफेशनली बट एथिकली ऑल्सो, इसको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेट विद प्रीवियस ऑडिटर, इस न्यू ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा विद प्रीवियस ऑडिटर, विद प्रीवियस ऑडिटर। उसके बगैर आप समझिए वो ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है। ये अपने इंस्टीट्यूट के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के शेड्यूल 1 के पार्ट 1 के क्लॉज 8 में लिखा है कि उसको बॉस कम्युनिकेट करना है। आई बात समझ में आपको। तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का जो शेड्यूल्स है, उसका जो शेड्यूल 1 है, उसका पार्ट 1 है, उसमें जो क्लॉज 8 है, 8 फॉर कम्युनिकेट, 8 कम्युनिकेट, तो उसको कम्युनिकेट करना है विद द प्रीवियस ऑडिटर। अगर नहीं करेगा तो ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो आप समझिए, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो न्यू ऑडिटर आया है, ही हैज टू टॉक विद द आउटगोइंग ऑडिटर। बात एकदम सिंपल है, राइट? ओके, सो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो। चलो फटाफट बोलो, कुछ भी क्वेरी है तो अब आप पूछ लीजिएगा, है ना। और डिसिप्लिन रखिएगा क्लास में, है ना, फालतू बातें ना करें, पढ़ाई में मन लगाए। सो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये एनबीएफसी की बात करी अपन ने, पढ़ाई के समय पे पढ़ाई। कम ऑन एवरीवन। सो ये आज अपना एनबीएफसी के बारे में बातचीत हो गई, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की बात हो गई, लॉसेस की बात हो गई और ऑडिटर की बात हो गई। आई बात समझ में? तो लॉसेस में कैश लॉस का देख रहे हैं
ऑडिटर ने अगर रेजिग्नेशन दिया है तो वो, और अगर उसका कोई कंसर्न है तो क्या वो न्यू इनकमिंग ऑडिटर ने उसको कंसीडर किया है या नहीं, वो आपको देखना है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 19th वाला पॉइंट बहुत ही सिंपल सी बात है। वो क्या कहता है, रेशियोज के बारे में बात करता है। चलो एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट नाउ। अब रेशियोज की जब बात करते हैं, PQRS, अब बात करते हैं अबाउट व्हाट, रेशियोज की। अब किसकी बात करते हैं, रेशियोज की, बराबर के नहीं। तो रेशियोज की जब अपन बात कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, जो अपन निकालते हैं ना फाइनेंशियल रेशियोज, बोलो याद आता क्या, अकाउंट्स में पढ़े थे रेशियोज के बारे में। सो ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज, aging and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying financial statements, the auditor's knowledge of board of directors and management plans, payment of financial liabilities, information accompanying the financial statements, auditor's knowledge of board of directors and management plans, whether in the auditor's opinion no material uncertainty exists as on the date of audit report that the company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of 1 year due as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date। अब क्या कहते हैं यहां पे, एकदम सिंपल सी बात है। रेशियोज में अपन क्या देखते हैं यहां पे कि वी फोकस अपॉन व्हाट, द फाइनेंशियल रेशियोज, और इन फाइनेंशियल रेशियोज के बेसिस पे अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है पॉइंट नंबर 1, इट टॉक्स अबाउट व्हाट इज द एजिंग, कि कौन सा करंट है कौन सा नॉन करंट है, और इस एजिंग के बेसिस पे अपने को देखने का है नंबर 1, रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, realization of what, financial assets, and payment of liabilities, and payment of what, payment of what, liabilities। तो आप समझिए बात को, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, कि इसमें अपने को क्या देखना है, अपने एजिंग के हिसाब से अपने को फोकस करना है कि अपने को कौन सा पैसा कब आने वाला है, कौन से एसेट से अपने को पैसा कब आने वाला है, वो अपने को देखना है। एंड दूसरा अपने को देखना है, इट इज अबाउट व्हाट, द पेमेंट ऑफ व्हाट, लाइबिलिटीज। अपने को क्या देखना है दूसरा, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। सो कब अपने को कौन सा पैसा आने वाला है, कब अपने को कौन सा पैसा देना है, वो अपने को देखना है। एंड फिर उसके बाद जब अपन बात करते हैं पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज के बेसिस पे, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी के बेसिस पे, फाइनेंशियल रेशियोज और पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी के बेसिस पे, तो अपने को क्या देखना है, एक तो बेस्ड अपॉन व्हाट, अब ध्यान से देखना, बेस्ड अपॉन व्हाट, अदर इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अदर इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड्स, क्या लिखा हुआ वहां पे, ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट प्लान्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट प्लान्स, ठीक है। और किसके बेसिस पे, हाँ, सो ऑडिटर, अदर इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्लान्स या मैनेजमेंट के प्लान्स, इसके बेसिस पे अपने को क्या रिपोर्ट करना है, देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी। क्या अपने को रिपोर्ट करना है, देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब क्या, कि भाई आप वो पे कर पाओगे ना, जब वो ड्यू हो जाएगा आपको क्या रिपोर्ट करना है कि देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी। आजा भाई। सो आपको क्या रिपोर्ट करना है कि इस बेसिस पे, मतलब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको रिपोर्ट करना है कि देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी
फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। मतलब ये लाइबिलिटीज चुकाने में देर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एज ऑन बैलेंस शीट डेट एंड द कंपनी इज केपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लाइबिलिटीज व्हेन दे फॉल ड्यू विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। बराबर। सो यू आर केपेबल, मतलब भाई अपने को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन अपने पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट के प्लान्स के मुताबिक अपने को पता है कि भाई कोई कंपनी को दर्द नहीं है कि वो ये लाइबिलिटी मीट कर सकता है या नहीं, कि अपने को पता है कि ये मीट कर सकता है या नहीं कर सकता है, बस अपने को वही चीज रिपोर्ट करनी है। आई बात समझ में आपको? एक बार फिर से। यस सर, प्लीज सर, एक बार और। ओके 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 ओके, टेंशन नहीं। अब देखो, इतना बड़ा पैराग्राफ जो दिया है उसमें आपको टेंशन आता होगा कि सर इसके अंदर क्या डेटा दिया है। तो भाई बात एकदम सिंपल है, अपन चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट रेशियोज की। सो इसमें क्या कहा है कि बेस्ड अपॉन द फाइनेंशियल रेशियोज आपको एजिंग पता चलती है। तो एजिंग के बेसिस पे आपको देखना है कि जो अपने फाइनेंशियल एसेट्स है क्या वो रियलाइज होंगे, और जो अपने को लाइबिलिटीज है वो अपने को कब लाइबिलिटीज पे करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट वेरी सिंपल, पैसा कब आना है और पैसा कब देना है। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज से रिलेटेड क्या कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के जो प्लान्स है, जितना ऑडिटर को मालूम है, ऑडिटर के जितना नॉलेज में है, उसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट करना है कि बॉस क्या वहां पे कहीं पे मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या, फॉर व्हाट द पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज। कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या फॉर पेमेंट ऑफ व्हाट लाइबिलिटीज as on the balance sheet date and within 1 year from the date they become what payable। तो आपको वो चीज रिपोर्ट करनी है रेशियोज के बेसिस पे। सही है, एकदम परफेक्ट है। सो मुझे एक बात बताइए, कोई क्वेरी यहां तक आपको? एनी डिफिकल्टी? एनीवन, एनी क्वेरी? बढ़िया। सो ये रेशियोज के बारे में बात हो गई। चलिए, अनस्पेंट अमाउंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट, देन वी आर डन। वाओ सर, वी आर डन। टेक्निकली ये लास्ट पॉइंट है, ये तो ऐसा मतलब बहुत ही भारी पॉइंट है। अब क्या देखते हैं, देखो अनस्पेंट अमाउंट में क्या लिखा है यहां पे। वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ongoing projects the company has transferred unspent amount to the fund specified in schedule 7 to the companies act within a period of 6 months of the expiry of the year in compliance with provision of subsection 5 of section number 135। अनस्पेंट अमाउंट टू द फंड, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ट्रांसफर्ड अनस्पेंट अमाउंट टू द फंड बराबर within a period of 6 months of the expiry of the year in compliance with second proviso of subsection 5 of section number 135 of the said act, whether the amount remaining unspent under subsection 5 of section 135 pursuant to any ongoing project has been transferred to special account in compliance with the provisions of section 135 subsection 6। सर ये क्या है 135? कभी सुना है आपने सेक्शन नंबर 135? ट्रांसफर्ड अनस्पेंट अमाउंट टू द फंड। व्हाट इज सेक्शन नंबर 135? सुना है कभी आपने? नहीं? चलिए, तो फिर आपको कानून हाथ में लेके आते हैं और फिर आप बोलोगे अरे हाँ सर याद आ रहा है सर। अरे सर बस क्या है सर, पढ़ा था यार सर, एकदम इजी है सर, एकदम इजी है सर। सो सेक्शन 135 का ये रहा आपका शेड्यूल 7। पहले तो ये आपके सामने ये रहा शेड्यूल 7, और किसके बारे में बात करता है ये? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। सो अपन बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के बारे में। तो यहां पे अपन लिख देते हैं, बहुत बहुत मजा आ रहा सर। सो यहां पे अनस्पेंट अमाउंट ऑफ व्हाट? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके प्रोविजंस आपको पता होंगे, CSR के प्रोविजंस पता है। सबसेक्शन 5 के बारे में क्या कहता है यहां पे? The board of every company referred to in subsection 1 shall ensure that the company spends in every financial, company spends
In every financial year, 2%, at least 2% of the average net profits of the company made during the 3 immediately preceding years in pursuance of the corporate social responsibility. तो अब क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी शैल गिव प्रेफरेंस टू द लोकल एरिया एंड द एरियाज अराउंड इट वेयर इट ऑपरेट्स फॉर स्पेंडिंग द अमाउंट. Provided further that if the company fails to spend such amount, the board shall in report made under clause O of subsection 3 of section 134 specify the reasons for it. आई बात समझ में आपको? तो ये बात है यहां पे. तो आप समझिए बात को. यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो आपके पैसा है, तो जो आपने पैसा 135 सबसेक्शन 5 में निकाला है, तो क्या वो आपने सेपरेट फंड में ट्रांसफर्ड अमाउंट टू द फंड एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ व्हाट 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर आपने क्या करना है, वो आपने पैसा ट्रांसफर करना है. तो सीएसआर का फंड आपने, मतलब जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है सीएसआर, ongoing project, unspent amount on ongoing project, unspent amount on ongoing projects, ongoing projects, तो आपने क्या करना है, 6 मंथ्स के अंदर उसको आपने ट्रांसफर करना है. एंड वेदर एनी अमाउंट इज अनस्पेंट, तो क्या उसको स्पेशल अकाउंट में डाल दिया ना इन प्रोविजंस ऑफ 135 सबसेक्शन 6. तो सही बात है. सो PQRST. तो ये सब आपको, मतलब आपको समझ में आना, कारों में एक लिस्ट दिया गया है भाई, उसके ऊपर बस रिपोर्टिंग करना है. अनस्पेंट अमाउंट, ऑफ CSR. एंड लास्ट में अभी अब ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट है ना, बहुत भारी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको. लास्ट वाला पॉइंट 21. अभी क्या लिखता है, ध्यान से देखना, एकदम बहुत भारी पॉइंट है ये. अब एक पैराग्राफ अपना बीच में रह गया था, चलो फोकस करते हैं. अब यहां पे आप देखोगे तो यहां पे क्या कहता है, दिस ऑर्डर शैल नॉट अप्लाई टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट क्लॉज 21 ऑफ द पैराग्राफ. ये बहुत भारी है, ये पॉइंट अपना रह गया था, जानबूझ के रखा था इसको आगे के पॉइंट के लिए. क्या लिखा है यहां पे, प्रोवाइडेड दिस ऑर्डर शैल नॉट अप्लाई टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट क्लॉज 21 ऑफ द पैराग्राफ. मतलब अब आप समझिए बात को. देखो यहां पे है ना, लेट अस से फॉर एग्जांपल, अब आप फोकस कीजिएगा प्लीज, एकदम मस्त फोकस करना है, एक ही बार समझाऊंगा, बहुत भारी समझाऊंगा. लेट अस से ये जो है होल्डिंग कंपनी है, इस होल्डिंग कंपनी के अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं. इस होल्डिंग कंपनी के अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं. स्टैंड अलोन अब आपको पता है क्या होता है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं.
तो इसके ऊपर कारों का रिपोर्टिंग होगा। किसके ऊपर? ये होल्डिंग कंपनी के अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ये कारों का रिपोर्टिंग करेंगे। सही बात है, एब्सोल्युटली। यहां पे ये जो है ये सब्सिडरी कंपनी है। इस सब्सिडरी कंपनी के भी अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे और इसके ऊपर भी मतलब आप समझिए, इधर ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट देगा, इस रिपोर्ट के अंदर कारों के पॉइंट्स के ऊपर भी बोलेगा और पूरे पूरे 20 जो क्लॉजेस है, इस 20 क्लॉजेस के ऊपर वो बात करेगा। ठीक है, यहां पे इधर भी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा इसका ऑडिटर सब्सिडरी का, इधर भी वो कारों अगर एप्लीकेबल रहेगा तो कारों के ऊपर रिपोर्ट करेगा और जो 20 क्लॉजेस है इसके ऊपर भी वो रिपोर्ट देगा वो। सही बात है, तो यहां तक तो साहब कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है। फिर अब क्या हुआ, अब बन गए अपने क्या, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब क्या बनता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें होल्डिंग के, सब्सिडरी के और अगर एसोसिएट्स होंगी, जॉइंट वेंचर्स होंगे, उसका भी ऐड करेंगे। तो ये बन गए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप समझिए ये सीएफएस पे इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी ऑडिट होता है और इसका भी ऑडिट रिपोर्ट दिया जाता है। बट अब आप समझिए बात को, इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कारों का रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं है। आई बात समझ में? बट इसमें क्या कहता है, एक्सेप्ट फॉर क्लॉज 21। एक्सेप्ट फॉर क्लॉज 21 मतलब ये क्लॉज 21 जो है ये सिर्फ इन इसके ऊपर रिपोर्ट करना है। ये मतलब यहां पे ये 20 क्लॉजेस, ये 20 क्लॉजेस यहां पे आएंगे, ये 21st क्लॉज सिर्फ इधर आएगा। 20 क्लॉजेस यहां जो है, ये 20 क्लॉजेस इसके ऊपर रिपोर्ट ही नहीं करना है, 20 क्लॉजेस के ऊपर रिपोर्ट ही नहीं करना है अपने को। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ये 20 क्लॉजेस के ऊपर आपको जिक्र करना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 21st जो क्लॉज है उसके ऊपर बॉस आपको रिपोर्ट करना है, क्लॉज 21 के ऊपर। पहले मैंने जितना बोला आपको, क्या आपके बॉडी के अंदर उतना गया, क्या उतना डाइजेस्ट हुआ क्या आपको? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। मेरे को पहले क्या बोलना था ये आपको समझ में आ गया क्या? भाई होल्डिंग कंपनी को अगर कारो एप्लीकेबल है तो उसका ऑडिट रिपोर्ट, उसके ऑडिट रिपोर्ट में कारो के पॉइंट्स वो 20 क्लॉजेस देगा, वो खत्म हो गई बात। सब्सिडरी को अगर कारो एप्लीकेबल है तो उसके ऑडिट रिपोर्ट में वो कारो के 20 पॉइंट्स वो आएंगे, वो अपन ने देख लिया, खत्म हो गई बात। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होल्डिंग और सब्सिडरी का मर्ज हो जाता है और वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट होता है और उसका भी ऑडिट रिपोर्ट दिया जाता है। बट यहां पे क्या कहता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कारो एप्लीकेबल नहीं है, उसके ऊपर रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। यहां पे सीएफएस में सिर्फ एक ही क्लॉज एप्लीकेबल है, वो होगा क्लॉज नंबर 21 जो मैंने आपको यहां पे पढ़ाया। प्रोवाइडेड दैट दिस ऑर्डर shall not apply to auditors report on consolidated financial statement except for clause 21 of the paragraph। आई बात समझ में आपको? बढ़िया एकदम, यस। तो अब फिर अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर अब बात करेंगे आखिरी क्लॉज की, क्लॉज नंबर 21 की, जो क्या कहता है, अब ध्यान से पढ़िएगा। वेदर देर हैज बीन एनी, अब फोकस करना, मतलब क्लॉज 21 पे स्टैंड अलोन में रिपोर्ट नहीं करने का, सिंपल। यस आर्यन, अब क्या कहता है ध्यान से देखना। वेदर देर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशंस और एडवर्स रिमार्क बाय रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स in the company's auditor's report order of the company's
which is included in the consolidated financial statements? If yes, indicate the details of the companies and the paragraph number of Caro containing the qualifications or adverse remark. ऐसा पढ़ के समझ में नहीं आता ना सर। सर अब जरा समझाओ अच्छे से। अब देखो भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब होल्डिंग कंपनी के अंदर, अब ध्यान से सुनना, अब एक इस बार बोलूंगा, बहुत भारी बोलूंगा, आपको सुनना पड़ेगा और एकदम सीधा बॉडी के अंदर जाना चाहिए, सीधा स्ट्रेट वे। अब होल्डिंग कंपनी के अंदर, वो 20 क्लॉजेस में, इस 20 क्लॉजेस में अपना ऑडिटर कुछ रिपोर्ट कर रहा है कारो के 20 क्लॉजेस में। अब जैसे मान लो उसने पैराग्राफ 1 के अंदर उसने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में उसने कुछ क्वालिफाई किया, या उसने कुछ एडवर्स रिमार्क दिया। किधर? होल्डिंग कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कारो के अंदर फर्स्ट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड कुछ क्वालिफाई किया या एडवर्स रिमार्क दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वालिफाई किया मतलब उसने टिप्पणी करी, सिर्फ उसने जताया कि मैनेजमेंट ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन एट रीजनेबल इंटरवल्स नहीं किया है। होल्डिंग कंपनी के मैनेजमेंट ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रीजनेबल इंटरवल्स पे फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया, ऐसा उसने अपने होल्डिंग कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट में कारो के अंदर उसको रिपोर्ट कर दिया। ऐसा सेम क्या हुआ यहां पे इस सब्सिडरी के केस में? क्या हुआ? कारो में स्टैट्यूटरी ड्यूज बराबर स्टैट्यूटरी ड्यूज नॉट डिपॉजिटेड बराबर के नहीं ऑन रिस्पेक्टिव डेट्स, ऐसे उसने यहां पे क्वालिफाई कर दिया या उसके ऊपर उसने टिप्पणी करी, क्वालिफाई किया या उसने उसकी टिप्पणी करी या क्रिटिसिज्म दिया या एकदम एडवर्स रिमार्क दिया कि ये गलत है करके, ऐसा कुछ क्वालिफाई कर दिया इसको। ठीक है, सो यहां पे मान लो क्वालिफाई किया और यहां पे लिख देते हैं उसने एडवर्स रिमार्क दिया कि जो है ना आपकी जो यहां पे एडवर्स रिमार्क क्या दिया उसने? एडवर्स रिमार्क दिया कि वो फिजिकल रिकॉर्ड्स के साथ मैच ही नहीं करता आपका, और यहां पे सिर्फ क्वालिफाई किया कि स्टैट्यूटरी ड्यूज नॉट डिपॉजिटेड ऑन टाइमली बेसिस। तो अब ये कहां हुआ है? ये होल्डिंग कंपनी के इधर हुआ है बराबर, और ये सब्सिडरी के यहां हुआ है। तो अब देखो सीएफएस को तो कारो एप्लीकेबल नहीं है, बट अब क्या हुआ इसके होल्डिंग में और सब्सिडरी में, जो इसके सीएफएस में जो कंपनीज आई है ना, उन कंपनीज के अपने ऑडिट रिपोर्ट में वहां पे कारो के अंदर कहीं कुछ एडवर्स रिमार्क या क्वालिफाइड रिमार्क है क्या? इस होल्डिंग के इसमें, इस सब्सिडरी के इसमें, इनके अपने अपने कारों में वहां पे कहीं क्वालिफाइड या एडवर्स रिमार्क है क्या? हाँ है सर, हाँ है सर है भाई। तो फिर एक काम कर, इसको है ना यहां जिक्र कर, इसको यहां पे मेंशन कर, बस तेरे को इतना ही करना है। मतलब अपने अपने होल्डिंग सब्सिडरी उनके अपने अपने कारों के रिपोर्ट में जहां कहीं एडवर्स रिमार्क है, तो वो एडवर्स रिमार्क वो कौन से पैराग्राफ में है वो उठा और ये सीएफएस के इसमें डाल दे, बाकी तेरे को कुछ डालने का नहीं है। बस वो पॉइंट ये कहता है, मतलब 21st क्लॉज ये कहता है कि जो होल्डिंग कंपनी के 20 क्लॉजेस है, जो सब्सिडरी के लिए जो 20 क्लॉजेस है, उनमें अगर कहीं तू नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो वो नेगेटिव जहां तूने दिया वहां से उठा के उसको सीएफएस में डाल दे। भाई मेरा काम खत्म, समझा क्या? सर एक बार रीड करते हैं इसको। वेदर देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क बाय रिस्पेक्टिव ऑडिटर, मतलब भाई मतलब सर, अरे होल्डिंग का रे,
अरे मतलब सब्सिडरी का रे। तो रिस्पेक्टिव ऑडिटर इन द कारो रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनीज, मतलब यही होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी शुड बी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड अगर इसके अंदर अगर क्वालिफाइड रिमार्क है तो उसके डिटेल देने के बोलो, समझा गया? बेस्ट है सर, सही है। और इसी के साथ मित्रों वी कंप्लीट्स द कारोज यो। समझा गया आपको 21 पॉइंट्स? चलो, वेटिंग फॉर योर क्वेरीज। हेलो एवरीबॉडी। आगे बढ़ सकता हूं यहां से? बेस्ट है सर, समझ में आ गया। फुल पावर। चलो, सो अभी कल अपन ने सी पॉइंट तक नोटिंग कर लिया था। अब यहां से आगे पूरा नोटिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद कारों की समरी बन जाएगी, तो एक उसको रिवाइज करेंगे, इसको रॉक करेंगे। फिर लोन्स तक लिख के हो चुका था कल के लेक्चर में, अभी यहां से लिखेंगे और फिर उसके बाद अपन मतलब एक समझिए कारों के ये 10 पेज का ये टॉपिक है। मतलब लगभग एक जो छोटा चैप्टर आपका 10-12 पेजेस का होता है ना, वैसा ही एक चैप्टर आपका हो गया ये। ऐसी बात है इतना, मतलब पहले के जमाने में कारो 2016 सिर्फ कितने होते थे? 16 क्लॉजेस होते थे। अब इन्होंने कितने 2020 में 21 क्लॉजेस दे दिए। भाई बढ़ते जाते हैं क्लॉजेस तो टाइम भी बढ़ता जाता है और डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ता है, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। तो दिस इज व्हाट इज द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर यू, है ना? सो विदाउट एनी डिले चलो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। डी वाले पॉइंट से आपको लिखना शुरू कर देना है। लेट्स रॉक, स्टार्ट। There are many options, but CPA puts you on the world map. I wanted to switch from just being an accountant. Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante. Esta es mi niña caminando gozadera. Esta es mi niña en la cima de la arena. Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, adelante. Estoy tranquila caminando gozadera. Son las chicas de la arena cosa buena. Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante. Esta es mi niña caminando gozadera. Esta es mi niña en la cima de la arena. Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante. Yo quiero tus manos y quiero tu risa. Yo quiero tú que eres bonita. Tú quieres mi seña. Hace un acento de cadera, siento en mi cadera. Te quiero en mi barco, tú quieres viscola. Te quiero mi chica, yo quiero las olas. Tú quieres mi seña, tú quieres esta en mi cadera, siente mi cadera. Siento esa mar, es apasional y te va a gustar. Es pasional y te voy a amar. Yo tengo mi precio, es puro interés. Estoy tranquila caminando gozadera. Son las chicas de la arena cosa buena. Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante. Esta es mi vida caminando gozadera. Esta es mi vida en la cima de la arena. Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante. Adelante, va pa'lante. Adelante, va pa'lante. Adelante, va pa'lante.
más y quiero tu risa. Yo quiero, tú quieres bonita, tú quieres mi seña. Hace un acento de cadera, siento en mi cadera. Te quiero en mi barco, tú quieres biscola. Te quiero mi chica, yo quiero hablar solos. Tú quieres mi seña, tú quieres esta en mi cadera, siento en mi cadera. Siento ese mar, es pasional y te va a gustar. Es pasional y te voy a amar. Yo tengo mi precio, es puro interés. Estoy tranquila caminando por cadera. Son las chicas en arena, cosa buena. Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va para adelante. Esta es mi vida caminando por cadera. Esta es mi vida en la cima de la arena. Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va para adelante. India's biggest fashion sale is back. Don't miss out on the biggest of fashion. Wishlist your favorites from the biggest brands with unbelievable offers. So Astro, no. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D. Don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb. I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought. No flow rain wasn't pouring down. See, that pain was all around. See, my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn. Flow was cool, but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in motion, keep it moving like kinetic. Put this shit in a frame, better know I don't blame everything that I say. Man, I seen you deflate. Let me elevate. This ain't a prank. Have you walking on a plane? Both hands together, God, let me pray. I've been going right around, call that relay. Pass the baton, back in the mall, swimming in the pool, can't drink them all. Want a piece of this, a piece of mine, my piece of sign. Can you please read between the lines? My rhymes inclined to break your spine. They say that I'm so fine, you could never match my grind. Please do not waste my time. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel
Aziz Ali. The 5-year boxing ban now stands closed. Please collect your license.
महसूस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू Enron was one of the largest energy companies in the US back in 2001. But Enron's management played the fool with their financial. बातें ज़रूरी है तेरा मिलना भी ज़रूरी मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी झूठी है बुराई सारी दुनिया की इश्क जहाँ न चले तेरा होना मेरा होना क्या होना अगर न दोनों मिले तू पहला पहला प्यार है मेरा तू पहला पहला प्यार है मेरा तू पहला पहला प्यार
चलो, सो आई होप आपको बहुत ही बढ़िया मजा आया होगा इस पूरे डिस्कशन में, राइट गाइस? वेरी वेल, चलो. So here we complete with what one very interesting and very amazing part, that is Caro 2020.